पुतिन, ट्रंप और नेतन्याहू का दोस्त हार गया। यूरोप में रूस का एकमात्र सहारा छिन गया, जिसके सपोर्ट के लिए खुद अमेरिका से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए। ट्रंप ने जिसके लिए मैसेज भिजवाया, उनके मागा बेस से लेकर दुनिया के तमाम फार राइट लीडर्स का सपोर्ट मिला। देश की मीडिया, संसद, कोर्ट से लेकर सभी संसाधनों पर जिसका कंट्रोल था, 16 साल से जिसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, वो नेता चुनाव हार गया। हम बात कर रहे हैं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की। हंगरी के हालिया चुनाव में उनकी पार्टी फिदेस को करारी हार मिली है। विरोधी तित्सा पार्टी 2/3 से भी अधिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसी के साथ हंगरी में 16 साल से चला आ रहा विक्टर ऑर्बन का शासन खत्म हो गया। ये खबर केवल एक देश के चुनाव के नतीजे भर की नहीं है, बल्कि हंगरी में आए उस राजनीतिक भूचाल की है जिसके झटके अमेरिका से लेकर रूस और इजरायल तक महसूस किए जा रहे हैं। उधर ज़ेलेंस्की मुस्कुरा रहे होंगे तो यूरोप के बाकी देश राहत की सांस ले रहे होंगे। उम्मीद तो हंगरी की जनता को भी होगी कि आने वाली सरकार उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी। इसलिए शायद हंगरी के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड बना, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट। ऐतिहासिक नतीजे आए। जीतने वाली तित्सा पार्टी के लीडर और हंगरी के अगले प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने इस जीत की तुलना 1848 क्रांति और 1956 में सोवियत संघ के खिलाफ हुए विद्रोह से की है। लेकिन ये चुनावी नतीजे इतने अहम क्यों हैं? हंगरी की जनता से लेकर दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? आज बात इसी पर करेंगे। हंगरी में अब तक जो चुनावी नतीजे आए हैं उनमें 98% से अधिक सीटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें पीटर मैग्यार की तित्सा पार्टी को 138 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं विक्टर ऑर्बन की फिदेस पार्टी मात्र 55 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अब ये विक्टर ऑर्बन की कितनी बड़ी हार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 चुनावों से उनकी पार्टी 2/3 बहुमत यानी सुपर मेजॉरिटी से जीतती आ रही थी। देश पर उनका कंट्रोल इस तरीके से था कि यूरोप की संसद में हंगरी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही कहा गया। यानी चुनाव तो होते हैं लेकिन दिखावे के लिए। ऐसा आरोप लगा कि पूरा कंट्रोल एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी के पास है और उनकी एक तरह की तानाशाही। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि विक्टर ऑर्बन ने हंगरी की मीडिया से लेकर न्यायपालिका यानी कोर्ट तक को कंट्रोल में कर रखा था। देश के लगभग 80% मीडिया आउटलेट्स पर या तो सरकार का सीधा नियंत्रण था या ऑर्बन के करीबी बिजनेस पार्टनर्स का। संवैधानिक अदालतों में उन्होंने अपने करीबी जजों की भर्ती की थी, जिससे कोर्ट की स्वतंत्रता लगभग खत्म हो गई थी, ऐसा माना जा रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ऑर्बन ने हंगरी की संसद और अदालतों को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ऑर्बन ने जानबूझकर चुनावी सीटों को इस तरह से बदला कि उनकी ही पार्टी जीते। हंगरी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जाने लगा। विक्टर ऑर्बन पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे। दावा है कि उन्होंने कई बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स अपने घर परिवार के लोगों और अन्य करीबियों को दिए। यूरोपियन यूनियन ने इन्हें रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन बताया और इसी के चलते हंगरी की अरबों यूरो की फंडिंग रोक दी। ऑर्बन और यू के बीच इन्हीं सब वजहों से लंबे समय से टकराव भी चला आ रहा है। हालात ये हैं कि ऑर्बन पूरे यूरोपियन यूनियन में अलग थलग पड़ गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस से नज़दीकी। मौजूदा समय में जब पूरा यूरोप यूक्रेन के जरिए रूस से एक अप्रत्यक्ष जंग लड़ रहा है, एक इनडायरेक्ट वॉर, ऐसे समय में ऑर्बन रूस के सबसे करीबियों में से एक बने हुए हैं। यूरोप में पुतिन के एकमात्र सहयोगी। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन जब भी रूस पर सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लेकर आता, ऑर्बन उस पर वीटो लगा देते थे। अभी हाल ही में फरवरी 2026 में ही ईयू ने रूस पर प्रतिबंधों का एक ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आया था जिस पर हंगरी ने वीटो कर दिया था। रूस से करीबी थी तो जाहिरी तौर पर ऑर्बन यूक्रेन के खिलाफ होंगे, और हैं भी। 2022 का चुनाव उन्होंने इसी वादे पर लड़ा था कि वो रूस के खिलाफ एक गैर जरूरी जंग में हंगरी को नहीं पड़ने देंगे। यूक्रेन को यूरोप की ओर से दी जाने वाली मदद का भी वो खुलकर विरोध करते आए हैं और ऐसे प्रस्तावों को भी रोकते रहे हैं। इसलिए ऑर्बन की हार रूस के लिए बहुत बड़ा झटका और यूक्रेन के लिए एक पॉजिटिव खबर मानी जा रही है। और झटका केवल रूस के लिए नहीं है बल्कि ट्रंप के लिए भी है। ऑर्बन उन विरले नेताओं में से हैं जिनकी पुतिन के साथ साथ ट्रंप से भी करीबी रिश्ते हैं। ट्रंप ने ऑर्बन को एक महान नेता तक बताया है। इस चुनाव में ऑर्बन का खुला समर्थन भी उन्होंने किया था। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चुनाव से पहले ऑर्बन का सपोर्ट करने हंगरी आए थे। लोगों से
उन्हें जिताने की अपील भी उन्होंने की। ट्रंप ने भी वादा किया था कि अगर हंगरी की जनता ऑर्बन को जिताती है तो वो पूरी शक्ति लगाकर हंगरी की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ट्रंप और ऑर्बन की करीबी की सबसे बड़ी वजह है दोनों की वैचारिक समानता यानी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। दोनों माइग्रेशन से लेकर क्रिश्चियन वैल्यूज और वोकिज्म जैसे मुद्दों पर एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा मत रखते हैं। यही वजह है कि ट्रंप का मागा फैन बेस भी खुलकर ऑर्बन का समर्थन करता आया है। ट्रंप के साथ साथ दुनिया भर के अन्य फार राइट यानी धुर दक्षिणपंथी लीडर्स का सपोर्ट भी ऑर्बन को मिलता रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनमें सबसे बड़ा नाम है। हंगरी यूरोप के उन कुछ देशों में से एक बचा था जो अभी भी खुलकर इजराइल का सपोर्ट करता था। इजराइल के खिलाफ भी ईयू के कई प्रस्तावों पर उसने वीटो किया। जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने की बात की, अरेस्ट वारंट जारी करने की बात की, तो ऑर्बन खुलकर नेतन्याहू के सपोर्ट में आ गए। इसलिए उनकी हार को इजराइल की मौजूदा सरकार यानी नेतन्याहू की सरकार के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। भारत के नजरिए से बात करें तो हमारे लिए ऑर्बन काफ़ी हद तक पॉजिटिव और बैलेंस्ड लीडर ही रहे। उनके कार्यकाल के दौरान हंगरी और भारत के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ी। TCS, विप्रो और अपोलो जैसी भारतीय कंपनियों ने वहाँ खूब निवेश भी किया। 2023-24 तक दोनों देशों का बाइलैटरल ट्रेड $868 मिलियन तक पहुँच गया था। इसलिए ऑर्बन के कार्यकाल में हंगरी और भारत के रिश्ते ठीक ही बने रहे। तो फिर सवाल है कि जब ऑर्बन इतने ताकतवर थे, देश में उनका इस कदर कंट्रोल था, दुनिया भर के बड़े लीडर्स का सपोर्ट था, तो फिर हारे कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है जनता उनके खिलाफ हो चुकी थी, जैसा कि अब चुनावी नतीजों से साफ भी हो गया है। खासकर भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई, कमजोर होती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे लोगों के लिए काफी बड़े हो चुके थे। इसके अलावा पीटर मैग्यार जो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने 2 सालों तक ऑर्बन को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत की। BBC के मुताबिक उन्होंने गांवों से लेकर कस्बों और चौराहों तक ऑर्बन के खिलाफ आंदोलन को फैलाया, लोगों को एकजुट किया, उनके भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसी का नतीजा था कि चुनाव परिणाम इतने अप्रत्याशित रहे। पीटर मैग्यार की जीत के बाद अब हंगरी की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। उनके समर्थक गाड़ियां लेकर हॉर्न बजाते हुए रैलियां निकाल रहे हैं। रविवार 12 अप्रैल को नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद मैग्यार ने राजधानी बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के किनारे खड़े होकर अपने उत्साहित समर्थकों को संबोधित किया। कहा, हमने कर दिखाया, साथ मिलकर हमने हंगरी की सरकार को उखाड़ फेंका। BBC के मुताबिक मैग्यार की पार्टी को 2/3 बहुमत से जीत मिली है। इससे अब न वो सिर्फ ऑर्बन की डोमेस्टिक पॉलिसी को पलट सकेंगे, बल्कि दूसरे देशों के साथ हंगरी के रिश्तों को भी नए सिरे से गढ़ पाएंगे। मैग्यार ने अपने चुनावी अभियान से हंगरी को रूस से दूर रखने और यूरोपीय यूनियन से ज्यादा दोस्ताना रिश्ते बनाने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने हंगरी के लोगों से भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करने और पब्लिक फंड्स को बर्बाद करने वाले सिस्टम को बदलने का वादा किया था। अब देखना होगा कि हंगरी में वाकई बदलाव वो ला पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल ऑर्बन की हार और उनकी जीत से जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जरूर बदल गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी सचिन ने। कैमरे के पीछे हैं प्रशांत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक।